नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, आपकी यूपी टेट के रिगार्डिंग क्लासेस चल रही हैं। हिंदी 2.0 इसलिए लिया गया है दोस्तों क्योंकि एक बार यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार सारी वीडियोस डल चुकी हैं। इस बार थोड़ा और अलग तरीके से जो जो चेंजेस हुए हैं उनको लेकर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 2023 में आपके कुछ चीजें और हो सकता है ऐड हो या कुछ चीजें निकाली जा सकती है। वो तो नए नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। फिर भी जो जो चीजें अभी तक जो बनी हुई है उनके अनुसार आपको पूरी क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देखना है हम लोग को आज हिंदी। आज की हमारी टॉपिक क्या होगी? हिंदी वर्णमाला। क्या हम लोग पढ़ेंगे आज? हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके जो यूपी टेट का पेपर होता है उसमें हिंदी वर्णमाला से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि आज एक एक टॉपिक जो जो हिंदी वर्णमाला से जैसे जैसे जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक लिए गए हैं। तो आप उनको अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और इसे वैसे भी हिंदी वर्णमाला है तो ये सिर्फ आपकी यूपी टेट नहीं, बाकी सब एग्जाम में अगर कोई दोस्त अगर बाकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी ये सब हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये चीजें क्लियर कर लीजिएगा। बेसिक चीजें सबको आनी चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला, ठीक है, वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? इसकी परिभाषा होती है वर्डों के व्यवस्थित एवं क्रमागत समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चाहे अब वो इंग्लिश में हो या हिंदी में, अगर उनका व्यवस्थित समूह है, क्रमागत एक के बाद एक आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में वर्णमाला को ही अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला देखिए व्यवस्थित और क्रमागत क्यों कहते हैं। अब ये चार्ट दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे तो आपको याद होगा, हम लोग बचपन में जब जाते हैं स्कूल में, प्राइमरी में या हम लोग यूकेजी एलकेजी में जाते हैं तो हम लोग को क्या दिखाया जाता है? देखिए ऐसे ही कुछ चार्ट लिखा रहता है। हम बचपन में जाते हैं, हमारी टीचर हमें छड़ी से इसको बुला एक एक करके अ से अनार, आ से आम, ई से इमली हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हम लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं। तो बचपन में तो इसका उतना महत्व नहीं पता रहता है। हम लोग क्या करते हैं? रटते जाते हैं, हम लोग को याद हो जाता है। इस चार्ट को देख के देखिए बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। आप लोग देखेंगे तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, पूरा ज्ञ से ज्ञानी बाबा तक पढ़ते थे ना। तो यही देखिए आपका क्रमागत रहता है, एक के बाद व्यवस्थित और क्रमागत। अ के बाद आ ही आएगा, आ के बाद ई ही आएगा, क के बाद ख ही आएगा। सब पूरा एक एक व्यवस्थित और क्रमागत समूह होता है, इसीलिए इन्हीं को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की जानकारी लेते हैं हम लोग। अब देखिए वर्णमाला वर्ड से बना है, तो ठीक है सबसे पहले हम वर्ड जान लेते क्या होता है। वर्ड यानी अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा की सबसे बड़ी बात, सबसे छोटी इकाई। अगर आपसे बात की जाए हिंदी भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आप क्या बताएंगे? हमेशा वर्ड होता है। ठीक है, जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके। अच्छा, वर्ड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अक्षर नाम है। तो अक्षर का अगर आप संधि विच्छेदन के अ मतलब नहीं, क्षर मतलब जिसका खंड ना किया जाए, जिसका क्षरण ना हो। संस्कृत में भी पढ़ते हैं ना, न क्षरति इति अक्षरम, मतलब जिसका क्षरण न किया जा सके वही अक्षर होता है। ठीक है, जिसके खंड टुकड़े न किया जा सके वो अक्षर। और याद करने वाली बात है सबसे छोटी इकाई। दो चीज पॉइंट याद रखिएगा, जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके, और भाषा की मतलब वर्ड की आपकी वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब कुछ जरूरी चीजें जो देख लीजिए आप। हिंदी में वर्ड में आपके क्या क्या आते हैं? स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर व्यंजन। अभी आगे हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी कुल संख्या अगर आपसे पूछे टोटल नंबर, कुल संख्या कितनी है तो 52 है, ये बताइएगा। जिसमें 11 स्वर, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, याद रखिएगा। और 33 व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33 व्यंजन, और आपके 4 संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं। अभी आगे बताया जाएगा। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं जिन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, एक अनुस्वार एक विसर्ग ये सब होता है। ठीक है, अनुस्वार एक अनुनासिक और विसर्ग होता है। चलिए आइए इनको देख लेते हैं हम लोग। अभी मैंने बताया स्वर क्रम में कुल 11 रहते हैं, जिसमें अ ई उ री आ ई उ ए ओ औ, ये आपके कुल कितने? 11 हैं। ठीक है, फिर व्यंजन क्रम में आपके कुल 33 व्यंजन आते हैं। जैसे देखिए जिसमें क वर्ग रहता है, च वर्ग। क वर्ग का मतलब, वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब क से लेकर क ख ग घ अंग पूरे ये जो आपके पांचों रहेंगे ये एक वर्ग के वर्ग में गिने जाएंगे, इसलिए इनको नाम दिया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये 5 वर्ग होते हैं। आगे चल के अभी आपको व्यंजन में बताएंगे, इन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और ये वर्गों में विभाजित होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। व्यंजन की संख्या कुल 33 और आपके ऐसे वर्गों में होता है। प वर्ग तक होता है। प वर्ग आपका प फ ब भ म ना।
अब अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ जो अंदर से, अंतस्थ से निकलते हैं, ठीक है। और उसमें व्यंजन श श श ह, जानते हैं हम लोग बड़ा श, मतलब इसको हम लोग तालव्य श कहते हैं। श ये मूर्धन्य श होता है और स ये आपका दंती सा होता है। अभी उच्चारण स्थान भी बताएंगे दोस्तों, तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। और ह तो आपका है ही, काकल्य ध्वनि भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके उष्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये आपके चार चार ये होते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा। पूछ लेता है, सीधे से दे देता है ऑप्शन, ठीक है। चार दे देगा कि आपका दे देगा य र ल और श दे देगा। पूछेगा इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है, तब आपको पता होना चाहिए ना अंतस्थ और उस। तो ये चीजें इसलिए ये सब चीजें बहुत बारीक चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, ठीक है। संयुक्त व्यंजन ये दो व्यंजनों को मेल से बने रहते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या भी चार होती है, ठीक है, चार होती है। और देख लीजिए ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अभी व्यंजन भी इसको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। ये आपके छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये आपके चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर आता है द्विगुण व्यंजन। अभी मैंने बताया द्विगुण व्यंजन ये आपके कुल दो होते हैं। ये देखिए ड और ढ, ये द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन इन्हें बोलते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक फिर एक एक होते हैं, जबकि ये देखिए अनुस्वार हो गया। और ये चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक, ठीक है। ये इन दोनों में अंतर पता कर लीजिएगा। ये जो होता है सिर्फ एक बिंदी जो लगी रहती है, ये जो रहता है एक बिंदी, ये आपका रहता है अनुस्वार। और अगर यही चंद्र बिंदी लग जाती है दोस्तों, तो ये आपका हो जाता है अनुनासिक। याद रखिएगा, अनुस्वार और अनुनासिक यही अंतर होता है, इसको देख लीजिएगा। विसर्ग तो आप तो जानते ही हैं, विसर्ग का आपका ये रहता है, ये गया है ना विसर्ग, ये आपका विसर्ग रहता है। तो दोस्तों इस तरह पूरा मिला के आपके कितने 52 पूरे वर्ड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम लोग एक एक स्वर और व्यंजन अच्छे से देखेंगे कि कितने स्वर, स्वरों का वर्गीकरण कैसे कैसे, किस किस आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, सब चीज देखेंगे हम लोग। बात करेंगे स्वर की, ठीक है। स्वर देखिए क्या होता है, जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से किया जाता है, यानी ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ये किसी पे आश्रित नहीं होते हैं, इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है, वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अब इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे आपका क्या क्या होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, तीन रहता है, ठीक है। इन्हीं को एक मात्रिक, इसी को क्या बोलते हैं, एक मात्रिक, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और यही आपका होता है प्लुत। प्लुत ये तो अब चलन से बाहर हो गया है, लेकिन अगर इसको कहीं कहीं दे दे तो होता है त्रिमात्रिक, ठीक है। तीन मात्रा का समय लगता है। अब इसको एक मात्रिक, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक कहा जाता है क्योंकि इसमें एक मात्रा का समय लगता है, इनको बोलने में, उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। इसमें अ, ई, उ, री आते हैं आपके। फिर दीर्घ स्वर, इसमें दो मात्रा का समय लगता है, इसको उच्चारण करेंगे तो आपको दो मात्राओं का वो समय लगता है। देखिए इसमें कौन कौन से थे, इसको दो पार्ट में विभाजित किया है। पहला होता है मूल दीर्घ, क्या होता है, मूल दीर्घ। अब मूल दीर्घ आपके क्या होते हैं, आ, ई, उ, ठीक है, ये आपके मूल दीर्घ हैं। और फिर होता है एक दीर्घ संयुक्त, क्या है आपका, दीर्घ संयुक्त। दीर्घ संयुक्त में आपके ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों आपके दीर्घ संयुक्त में आते हैं, ठीक है। और देखिए दीर्घ संयुक्त, अब दीर्घ संयुक्त क्यों कहा गया है, संयुक्त मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई चीज जब संयुक्त मतलब जुड़ी हुई रहती है, उसमें दो चीजों का योग रहता है, दो वर्डों का। देखिए आपके दीर्घ संयुक्त में आते हैं, पहला क्या है, पहला है आपका अ में आपका जो जुड़ा रहता है अ धन ई बराबर ए, अ धन ई बराबर ए, ये आपका पहला हो गया। अगर आपसे पूछ ले ए में कौन कौन से स्वर सम्मिलित है, तो अ धन ई, याद रखिएगा अ धन ई सम्मिलित है। फिर बात की जाए दूसरा आपका ए है, तो ए में पूछ लिया आपके कौन कौन से, ये याद रखिएगा संयुक्त स्वर बता रहे हैं, तो दीर्घ संयुक्त में आपके अ धन ए सम्मिलित है और जिससे आपका ए बन रहा है, ठीक है। फिर आपकी बात की जाए ओ की, पूछेगा दीर्घ संयुक्त में ओ में कौन कौन से स्वर सम्मिलित है, तो याद रखिएगा अ धन उ में सम्मिलित है ओ, क्या सम्मिलित है, ओ सम्मिलित है, ये चीजें याद रखिएगा। फिर उसके बाद अ धन, फिर आपका चौथा जो दीर्घ संयुक्त है वो अ है, तो अ में अगर पूछ लिया कौन कौन से स्वर सम्मिलित है, तो अ धन ओ मिलाकर अ बनता है दोस्तों, तो आपका अ में क्या सम्मिलित है, अ धन ओ। ये चीजें एकदम अच्छे से याद रखिएगा। मूल दीर्घ संयुक्त तो एकदम अच्छे से याद रखिएगा। आपसे कॉम्बिनेशन पूछ सकता है संयुक्त मतलब एक किन वर्डों के संयोग से बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्वर इसमें सम्मिलित हैं।
ए का पूछ लिया, ओ का पूछ लिया, ओ का, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इसको तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अब बात की जाए प्लुत की। प्लुत स्वर क्या है, ठीक है, जिनको उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको त्रिमात्रिक कहा गया है। अब जैसे अब त्रिमात्रिक आप लोग देखे होंगे ना, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहता है ओम। हाँ, तो हम लोग जब ओम बोलते हैं तो देखिए ओम जब बोलते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा खींचते हैं, वही जो खींचते हैं उसमें 3 मात्रा का समय लगता है। तो ये देखिए अधिकतर ये ओम में ही ये आपको देखने को मिलता है, ये 3 बना रहता है। और कहीं जब किसी को बुलाते हैं तो एक चिन्ह होता है अवग्रह चिन्ह, ऐसे इसी को बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। जैसे अगर बुलाना रहता है राम, ऐसे होता है ना, जब ज्यादा खींचते हैं तो ये भी 3 मात्रा का समय लगता है, अवग्रह चिन्ह भी देखने को मिलता है। तो ये सब आपके प्लुत स्वर की कैटेगरी में आते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये सब चीजें चलन से बाहर हो गई हैं, लेकिन बाई चांस किसी आपको जानकारी रखनी चाहिए, अगर किसी एग्जाम में पूछ दिया तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मात्रा या काल के आधार पर वर्गीकरण था। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग जीवा की स्थिति के आधार पर। अब जीवा क्या होती है आपको पता है ना, जीवा यानी जीभ, आपकी जीभ कैसे, जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय आपकी जीभ का जो वो मतलब स्थिति होगी, उसके आधार पर आपके वर्डों को क्या किया गया है, स्वरों को विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं। पहला क्या होगा, अग्रस्वर। क्या, अग्रस्वर। अग्रस्वर क्यों रखा गया है, जब जीवा आपकी आगे किससे निकलेगा, जब स्वर आपके आगे से निकलेगा तो जीवा जब आगे वाले स्थान को टच करेगी तो उसे अग्रस्वर। जैसे अग्रस्वर देखिए, अब आप बोल के देख लीजिए, ई ई ए, ये देखिए आपके अग्रस्वर हैं, क्योंकि ये इनको बोलते वक्त जीवा आपकी आगे की ओर बढ़ रही है, तो ई ए होगा। अब दूसरा बात की जाए तो मध्य या केंद्रीय स्वर, ठीक है, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, इनको बोलते समय क्या होती है, जीवा आपकी मध्य में, केंद्र में रहती है। जैसे आप उच्चारण करिए अ, सिर्फ एक ही स्वर होता है अ, याद रखिएगा, अ किस में आएगा, मध्य या केंद्रीय स्वर में। आप बोलिए अ बोलिए, देखिए आपकी जीवा जो है मध्य में रहेगी, ठीक है। अब बात की जाए पश्च स्वर की। पश्च मतलब पीछे से, ठीक है, जब जीवा आपके पीछे से, जब स्वर आपके पीछे से निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, पश्च स्वर। जैसे आप बोल के देखिए आ उ ओ औ, ठीक है। आप मेरे साथ बोल के देखिएगा आपको खुद समझ में आएगा कि स्वर कहाँ से निकल रहे हैं। दोस्तों ये सब चीजें जो होती है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लिया करिए, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी कि कौन सी चीजें कहाँ से निकल रही है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको, ठीक है। वैसे भी ये सब चीजें बचपन से हम लोग पढ़ते आए हुए हैं। तो पश्च स्वर क्या है, आ उ ओ और औ, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, ये पीछे से है। तो अग्रस्वर ई ए, मध्य या केंद्रीय स्वर अ, और पश्च स्वर आ उ ओ औ, ठीक है। ये आपके हो गए जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर। अब हम लोग देखेंगे मुख द्वार खुलने बंद होने के आधार पर, मतलब मुख द्वार की स्थिति के आधार पर कितने खुल रहे हैं कितने बंद हो रहे हैं, उसके आधार पर भी हमारे स्वरों का विभाजन किया गया है। तो देखिए पहला हम लोग देखेंगे विवृत। विवृत यानी जब मुख द्वार, आपका मुंह जो है वो पूरा खुला रहेगा तो क्या होता है, वो विवृत स्वर होते हैं, यानी इसमें मुख द्वार पूरा खुला रहता है। ध्यान रखिएगा, विवृत मतलब पूरा खुला। अब जैसे आप आ का उच्चारण करिए, आ, जब आ करते हैं ना, अच्छा किसी को खाना खिलाना रहता है तो कहते हैं ना आ करो, आ और बड़ा आ करो, ठीक है, तो वो क्या होता है, विवृत ही। ऐसे ध्यान रखिएगा, आ होता है तो बड़ा मुंह खोलना पड़ता है, तो वो पूरा खुला होता है। फिर अर्ध विवृत। फिर अर्ध विवृत मतलब आधा खुला रहेगा, ना ध्यान लिख लीजिए, आधा, लगभग आधा खुला, ठीक है। अब आधा खुला रहेगा, जैसे अ ए ओ आ, और आ आपका आगत जो स्वर है ये भी आपका अर्ध विवृत में आएगा, तो ध्यान रखिएगा, आधा खुला अर्ध विवृत। अब समृत मतलब लगभग बंद, न के बराबर खुला, लगभग बंद, समझ लीजिए पूरा बंद ही रहता है, लगभग बंद, एकदम नहीं बंद रहता है, क्योंकि उच्चारण करेंगे तो थोड़ा तो खुला ही रहेगा। तो जैसे समृत में लगभग बंद। अब जैसे उच्चारण करिए ई उ, हम लोग बोल लेते हैं कि नहीं, ई उ, हमें ज्यादा मुंह अपना खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ई उ, ठीक है। तो आपका ये किसमें आ जाएगा, समृत में आ जाएगा। अब बात की जाए अर्ध समृत की। अर्ध समृत वही मतलब लगभग आधा बंद, ठीक है, लगभग आधा बंद समझ लीजिए, आधा बंद रहता है इसमें। अब जैसे देखिए अर्ध समृत में ए ओ, देखिए न पूरा खुल रहा है न पूरा बंद है,
क्या है, आधा बंद है, ओ ठीक है। तो ये आपके मुख द्वार खुलने और बंद होने के आधार पर ये देखिए इनका वर्गीकरण किया गया है। देखिए कितने अच्छे अच्छे तरीके से जीवा की स्थिति, मुख द्वार खुल रहा है, बंद हो रहा है, एक मात्रिक मतलब मात्रा के आधार पर कितना अच्छे तरह से वर्गीकरण किया गया है। बस आपको इनको क्या करना है, आप इनको बोलेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ मतलब दोस्त क्या होता है दोस्तों, ओष्ठ मतलब होता है ओठ, होठ जो होता है हमारे, उनकी स्थिति के आधार पर कि हमारे होठ कैसे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, कैसे उनकी स्थिति, कैसे उनका आकार बन रहा है, उनके आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया गया है। देखिए इसमें वर्तुल या वृत्तमुखी, वर्तुल या वृत्तमुखी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गोली, गोली बोलते हैं, गोली स्वर, ठीक है। ठीक है, अब हमारी बोलचाल की भाषा में अगर वर्तुल या वृत्तमुखी ना याद हो रहा तो गोली समझ लीजिएगा, ठीक है। अब जिनको बोलने में आपके ओठ गोल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वर्तुल या वृत्तमुखी। अब जैसे बोलिएगा उ उ ओ ओ आ, उ उ ओ ओ आ, तो आपके होठ क्या हो रहे हैं, देखिए गोल होते हैं, गोल होंगे ना, तो ये कौन से हो जाएंगे, वर्तुल वृत्तमुखी, आप गोली इनको कह सकते हैं, गोली स्वर। अब अवर्तुल या प्रसिद्ध अवृत्तमुखी मतलब अगोली, इन्हीं को हम बोलते हैं अगोली, जिनको बोलने में हमारे होठ क्या होते हैं, गोल ना हो। अब जैसे देखिए आप बोलिए अ ई ई ए ए, अ ई ई ए ए, आपको देखिए बोलेंगे जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपके होठ कहीं भी गोल नहीं हो रहे हैं, तो ये आपके क्या हो गए, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, यानी होठ की स्थिति के आधार पर ध्यान रखिएगा। गोली और अगोली आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वृत्तमुखी अवृत्तमुखी, ठीक है, पता है ना, जिनमें गोल होंगे वो वृत्तमुखी, जिनमें गोल नहीं होंगे वो अवृत्तमुखी। ये ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर का विभाजन था। चलिए दोस्तों अब हम लोग व्यंजन देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना किया जाता है, यानी ये क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं। स्वर आपके क्या थे, स्वतंत्र थे, ये क्या है, परतंत्र, यानी ये दूसरों पे, स्वरों पे आश्रित रहते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे अब अगर लिखा तो जाता है, आप देखे होंगे ऐसे लिखा जाता है ना, जब हलंत के साथ लिखा जाता है यानी ये स्वर रहित होते हैं, लेकिन यही जब आपका रहता है क धन अ मिल जाता है तो अब ये आपका पूर्ण व्यंजन हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तब क्या होता है, स्वर के साथ ये पूर्ण ऐसे लिखा जाता है क, ठीक है। अब जैसे हम लोग स्वर का पूरा वर्गीकरण पढ़े थे, अब हम लोग देख लेते हैं व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, कैसे होते हैं। तो पहला हम लोग कौन सा देखेंगे, स्पर्श व्यंजन। क्या देखेंगे, स्पर्श। स्पर्श मतलब क्या होता है, जब क्या बोलते हैं, इनको विचार करते समय हमारी जीवा क्या करे, स्पर्श करे, ठीक है। इसी को वर्गीय व्यंजन भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों ये पांच वर्ग में विभाजित होते हैं, ठीक है, ये 5 वर्ग में विभाजित होते हैं और कुल मिला के ये 50-25 यानी कितने होते हैं, 25, पूरे 25 होते हैं। 5 वर्ग और एक वर्ग में कितने आपके होते हैं, 5-5 होते हैं, 5-5 आपके व्यंजन होते हैं। जैसे देखिए पहला वर्ग क्या होता है, क वर्ग। क वर्ग क्या है, क ख ग घ अंग, ठीक है। वर्ग इसलिए देखिए आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जब आप अभी अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष पढ़ेंगे तो उसमें होता है ना हर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा, तो आपको समझ, जब ऐसे बोला जाएगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस वर्ग की कौन सी बात की जा रही है। इसलिए इनको देखिए वर्ग के अनुसार विभाजित किया गया है। तो देखिए क वर्ग में आपके क ख ग घ अंग आते हैं। फिर दूसरा आपका च वर्ग होता है, च वर्ग में आते हैं च छ ज झ इया। फिर ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में आएगा त थ द ध न। फिर प वर्ग में प फ ब भ म, ठीक है, प फ ब भ म। ये आपके 5 वर्ग हो गए, 5वें वर्ग में 5-5 व्यंजन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये आपके कौन से वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन ये आपके होते हैं। इनकी गिनती आपके पूरे 25 हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपके 4 व्यंजन आते हैं, ठीक है। अंतस्थ क्या, जो अंदर से निकलते हैं। जैसे देखिए य र ल व, य र ल व जब आप बोलते हैं ना तो ये आपके क्या है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। य र ल व, अगर आपसे पूछ ले अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं तो य र ल व, ये 4 याद रखिएगा। अब बात की जाए उष्म, उष्म यानी जिसको उच्चारण करते समय मुंह से क्या उष्मा निकले, जैसे श श श ह, श श श ह। ये आपका देखिए, ये आपका क्या होता है, तालव्य होता है, ये आपका तालव्य होता है, तालव्य। ये आपका तालव्य होता है, ठीक है। ये आपका मूर्धन्य रहता है,
मूर्धन्य श, और ये आपका दंती स रहता है। अभी आगे उच्चारण में भी आपको दिखाऊंगी। ये आपका दंती स रहता है और ह आपका काकल्य ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। ये चारों आपके उसमें में आते हैं, श श श ह, ठीक है। हम लोग नॉर्मली क्या इसको बड़ा सा बोलते हैं, इसको स बोलते हैं, षटकोण वाला सा बोल देते हैं, और ये आपका छोटा सा होता है। जैसे नहीं बच्चों को पढ़ाते हैं, जब नहीं समझ में आता है उनको, अब इतना थोड़ी समझ में आ जाएगा कि तालव्य क्या है, मूर्धन्य क्या है, तो हम उनसे बोलते हैं ना बड़ा वाला सा लिखो, छोटा वाला सा लिखो। तो बचपन से हमारी भी आदत यही हो जाती है, बड़ा वाला सा, छोटा वाला सा। तो ध्यान रखिएगा, यही आपका होता है श श श, ठीक है। ये तीनों आपके, तीनों श और ह आता है आपके उसमें भी। ये भी आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, कुल 4 होते हैं। और ये आपका छ त्र ज्ञ स्र होता है, छत्र ज्ञ स्र, ये आपके 4 आते हैं। श्र आपका श्रमिक वाला देखिए 4 होता है। अब संयुक्त है तो सीधी सी बात है कि किस 2 वर्डों के मेल से ही बने होंगे। तो देख लेते हैं किन किन वर्डों के मेल से बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है ना कि 6 वर्ड में किस किस वर्डों का मेल है, ठीक है, कौन कौन से व्यंजन मिले हुए हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहले बात की जाए छ की, तो छ में आपका क धन श मूर्धन्य श के साथ रहता है। ध्यान से ये चीज अच्छे से देख लीजिएगा। छ में आपका क धन स, त्र में आपका त धन र रहता है, त आपका हलन त के साथ र रहेगा। य में आपका ज धन य रहेगा, क्या होता है, किससे बनता है, ज्ञ से होता है, ज धन य, ठीक है। और फिर श्रमिक वाले में आपका तालव्य श, स आपका हलन के साथ और र रहेगा, ये 4 रहते हैं। अच्छा, कभी कभी पूछता है इनका स्थान क्या है, मतलब वो शब्द भंडार में, शब्दकोश में इनका स्थान कहाँ पे आता है। तो जैसे छ दिया है ना, तो आप देख रहे हैं ये क्या क की बात है, हलन का, तो हमेशा याद रखिएगा इनका स्थान जो बनेगा क के बाद बनेगा छ का और ख के पहले, ठीक है, याद रखिएगा ख के पहले हमेशा इसका स्थान बनेगा। इसी तरह अगर आपसे त्र का स्थान पूछे तो हमेशा किसके बाद आएगा, त्र के बाद आएगा, ठीक है। त्र के बाद आएगा, आधा त के बाद आएगा त्र का स्थान। और अगर आपसे पूछ ले ज्ञ का स्थान कहाँ पे है, तो हमेशा बताइएगा ज के स्थान के बाद, ठीक है, ज के स्थान के बाद आपका ज्ञ का स्थान आएगा। और स्र का भी पूछे तो हमेशा स के बाद आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि स्थान भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा आपका कौन सा स्थान किसके बाद आता है, क्योंकि ये संयुक्त है जिस जिस से बना है। अगर आपको ये चीजें याद हो जा रही हैं तो वो आप अपने आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से देख लीजिएगा कि किस किस वर्डों के मेल से संयुक्त व्यंजन आपके बन रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं कुछ अन्य वर्ड हैं अलग से जो आते हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे पहले मैंने बताया था द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। अब आपके द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपके ड और ढ जो आते हैं ये आपके द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। एक होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन आपको ल पूछ लिया, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ल आपका क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। फिर रहता है लुंठित व्यंजन, लुंठित या इसी को प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन। अब प्रकंपित या लुंठित क्या बोलते हैं, देखिए जब आप र क्या होता है आपका, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन होता है। जब आप इसका उच्चारण करेंगे ना तो आपकी जो जिह्वा होती है ना वो ठीक है कंपन करती है। जैसे आप बोलिए र तो देखिए क्या होता है, र में देखिए कंपन होता है, तो इसलिए इसका नाम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन रखा गया है। फिर काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि आपकी ह होती है, पहले बताया, क्योंकि देखिए ह जो निकलता है अंदर कंकाल से, जैसे देखिए अच्छा आपने देखा होगा जब कोई बीमार पड़ता है तो बोलता है ह, उसके अंदर ह क्या, जैसे ह का ही उच्चारण निकलता है, तो ह क्या होता है, कंका मतलब अंदर से आता है, तो इसको इसलिए क्या नाम दिया, ह क्या है आपका, काकल्य ध्वनि है। अब देखिए एक होता है अर्धस्वर। अर्धस्वर पूछ ले तो आपके अर्धस्वर होते हैं, य होता है और क्या होता है आपका व होता है, ठीक है, य और व। देखिए य जो होता है आपका ई धन अ मिलाकर बना रहता है, ठीक है। और आपकी बात की जाए व की तो ऊधन अ, ये आपके अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बने रहते हैं, य और व, ठीक है, इसलिए इनको किसकी संज्ञा दी है, अर्धस्वर की संज्ञा दी गई है आपकी, ध्यान रखिएगा इन दोनों के मेल से बने रहते हैं। एक और पूछता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है, वर्ड वही है, व्यंजन वही है, बस उसका नाम अलग अलग दे दिया रहता है। तो आपको नाम जो है ध्यान में रखना है कि कौन से वर्ड का और क्या क्या नाम से जाना जाता है एग्जाम में, क्योंकि उसके नए नए नाम देकर पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको नाम पता होने चाहिए। अब स्पर्श संघर्षी, जिसका स्पर्श करने में घर्षण होता है, तो अब च छ ज झ, जब च छ ज झ आप बोलेंगे तो देखेंगे आप स्पर्श क्या होता है, घर्षण के साथ, संघर्ष के साथ बोलते हैं, तो क्या होता है च छ ज झ, ये आपके स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं।
अब बात की जाए, एक और है उष्म संघर्षी व्यंजन। उसमें संघर्षी मतलब घर्षण भी होता है और उष्मा निकलती है, तो वही आपके जो उष्म व्यंजन होते हैं श श शह, श श शह आपके तीनों उष्म संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए एक है आगत व्यंजन, ठीक है, आगत व्यंजन ज फ हो गया, या फिर आजकल आप देखते हैं ना क ख, नवीन विकसित ध्वनि भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। जब ये नीचे जो लगा रहता है, अच्छा ये होता क्या है, ये जो होता है नुक्ता, नुक्ता होता है, ठीक है, ये नुक्ता। आजकल ये नवीन विकसित ध्वनियां या फिर इसको आगत व्यंजन भी बोलते हैं, जो जैसे नीचे जब ये सब लगा रहता है नुक्ता के साथ जब आते हैं तो ये आगत व्यंजन हो जाते हैं। और आगत स्वर तो पहले ही बताया था मैंने, ये था जैसे डॉक्टर के ऊपर आपने देखा होगा ना, डॉक्टर लिखते हैं तो ये लगा रहता है ना, तो ये आगत स्वर का ही इसमें जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये देखिए आगत व्यंजन में जब आपके नीचे नुक्ता के साथ आपके जो व्यंजन आते हैं तो वो आपके आगत व्यंजन होते हैं। अब एक होता है द्वित्व व्यंजन या द्वित्व व्यंजन, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं आता, ठीक है, दो व्यंजनों के बीच में जब स्वर नहीं आता, दोनों एक दूसरे में सटे रहते हैं, जुड़वा होते हैं, तो वो क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन या द्वित्व व्यंजन। जैसे आप देखे होंगे ना, इसका उदाहरण में जैसे देखिए पक्का, कच्चा, सच्चा, जो भी हो गया, ऐसे अगर आप लिखेंगे, हाँ पक्का, कच्चा, सच्चा, ठीक है, कुछ भी जब आप लिखेंगे तो देखिए इसमें क्या रहता है, यहाँ पे स्वर रहित जब ये जुड़े रहते हैं तो इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। एक संयुक्त व्यंजन भी होता है, जैसे आपने देखा होगा द धन य, ऐसे मिला के जब बनता है तो संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ये भी होता है, ये याद रखिएगा, लेकिन जो मेन था ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है, अन्य वर्डों की संज्ञा इन सब में पूछी जाती है। अब वर्डों का उच्चारण प्रयत्न, ठीक है, उच्चारण प्रयत्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें जो है पहला देखेंगे हम लोग प्राणत्व, प्राणत्व के अनुसार ध्वनि, यानी प्राण वायु, हमारे उच्चारण करते समय अंदर से कितनी प्राण वायु निकल रही है, वायु कितनी निकल रही है, श्वास की वायु यानी सांसें कितनी निकल रही है, उसके आधार पे इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या होता है, अल्प प्राण, क्या होता है, अल्प प्राण, और दूसरा होता है आपका महाप्राण, क्या होता है, महाप्राण। अब अल्प प्राण क्यों, अब देखिए इस सब रटने की जरूरत नहीं है कि डिफिनेशन आप लेके बैठ के रटे, अल्प प्राण नाम से ही देखिए पता चलता है, जब आप इन वर्डों का उच्चारण करेंगे तो आपके अंदर से क्या अल्प प्राण वायु निकलेगी, जैसे अल्प श्वास निकलेगी, कम निकलती है श्वास की मात्रा। और महाप्राण, महाप्राण से सीधे पता चल रहा है जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपके अंदर से क्या होता है, ज्यादा जो श्वास की वायु निकलती है, प्राण वायु होती है, वो ज्यादा निकलती है, इसीलिए इनका इसी आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण किया गया। अब देखिए इसमें आते कितने हैं, तो आप देख रहे हैं क च ट त प, हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का पहला, और फिर ये देखिए ग ज ड द ब, हर वर्ग का तीसरा, और अंगा इया ण न म, हर वर्ग का पांचवा। 1 3 5, आप 1 3 5 देखेंगे तो हर वर्ग का क च ट त प आपका पहला आ गया, ग ज ड द ब आपका तीसरा, और पांचवा अंगा इया ण न म, ठीक है, ये तो आते ही हैं। साथ में आपके देखिए क्या य र ल व देखने को मिल रहा है, तो यानी साथ में आपके अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन भी आपको देखने को मिलेंगे, किसके अंतर्गत, अल्प प्राण के अंतर्गत। याद रखिएगा 1 3 5 और साथ में अंतस्थ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब आप एक बार अंतस्थ देख लीजिए तो अब देखिए महाप्राण, महाप्राण बताया ना, जिसको बोलते समय, उच्चारण करते समय अंदर से क्या होती है, प्राण वायु ज्यादा निकलती है। देखिए ख छ ठ थ फ, अब ये आप ध्यान देखेंगे, अभी जब मैंने वर्ग पढ़ाया था तो उसमें ये हर वर्ग का कौन सा है, दूसरा, ये हर वर्ग का दूसरा आता है। और क्या है, घ झ ढ ध भ, ये आपको वर्ग के चौथे वर्ड, यानी जो चौथे वर्ड होते हैं दूसरा और चौथा आपको देखने को मिलेगा। तो ख छ ठ थ फ और घ झ ढ ध भ, ये आपका दूसरा और चौथा आपके महाप्राण में आते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा श श श ह, ये आपके क्या है, उसमें, अभी मैंने बताया था उसमें है ना, तो आपके उसमें व्यंजन भी इसमें आएंगे महाप्राण में। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अल्प प्राण के अंतर्गत हर वर्ग का पहला तीसरा चौथा, हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, ठीक है। 1 3 5 135 से याद कर लीजिए या 1 3 5 याद कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो, जैसे याद हो, याद जरूर कर लीजिएगा। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, और क्या आता है, साथ में अंतस्थ व्यंजन आएगा आपके अल्प प्राण के अंतर्गत। साथ ही साथ अब महाप्राण देखिए, महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा चौथा, हर वर्ग का दूसरा चौथा, साथ ही साथ आपका उसमें व्यंजन आता है। अल्प प्राण महाप्राण एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए घोषत्व के अनुसार ध्वनि,
घोषत्व के अनुसार ध्वनि, यानी मतलब जब क्या होता है घर्षण, मुंह में कितना अधिक, कौन से मतलब वर्ड है जिनको उच्चारण करते समय आपके मुंह में कितना घर्षण बल लग रहा है उसके आधार पे है। देखिए अब इसी तरह घोष व्यंजन है और सघोष, क्या है घोष और सघोष, या घोष अघोष बोलते हैं ना, घोष अघोष, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए क्या आता है, हर वर्ग का पहला और दूसरा, आपके जो अघोष में आएगा हर वर्ग का पहला और दूसरा। अब पहला क्या होता है, वही आपका क च ट त प, क च ट त प आपका हर वर्ग का पहला, और दूसरा ख छ ठ थ फ आपके क्या होता है हर वर्ग का क्या होता है दूसरा। ये दोनों आएंगे पहला दूसरा आपके किसमें, अघोष में। साथ ही साथ आपका क्या आएगा, श श श श श श, ह ये नहीं आएगा, ह नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें ह नहीं आता है। ये आपके उस्म का क्या आएगा, उस्म का श श स आएगा, ठीक है। यही तीन आते हैं, तीनों स आएंगे, ठीक है। ये आपके किस में आएंगे, अघोष में। अब बात की जाए सघोष की या घोष की, तो इसमें आपका देखिए क्या आता है, घोष में जो आता है आपका तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये लाइन से है, देखिए घोष अघोष और सघोष ऐसे याद करिएगा, पहला दूसरा अघोष याद कर लीजिएगा, और फिर आगे का 3 4 5 आपका किस में आता है, सघोष में आता है। अब तीसरा चौथा पांचवा, हर वर्ग का तीसरा क्या होता है, ग ज ड द ब, ग ज ड द ब हर वर्ग का तीसरा होता है। और आपका चौथा होता है घ झ ढ ध भ, ये आपके किस में आएंगे, चौथे में। और पंचम में पंचमाक्षर या इसको क्या बोलते हैं, नासिक वर्ण, ठीक है। पंचमाक्षर नासिक वर्ण बोलते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, अंग य ड़ न म, अंगा य ड़ न म आपका पांचवा, अंगा य ड़ न म। ये भी आपका किस में आएगा, आपके सघोष में आता है। साथ में आपके उच्छिप्त व्यंजन भी आएंगे, और साथ में जो सबसे ज्यादा जरूरी है पूछे, य र ल व आपके क्या आते हैं, अंतस में आते, अंतस तो आते ही है, साथ ही क्या आता है, उस्म का ह आता है, उस्म का ह, उस्म का ह आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अंतस्थ आएंगे, साथ में उस्म का ह आएगा, ये चीज याद रखिएगा। अघोष में पहला दूसरा और उस्म का तीनों स आएंगे, ठीक है। अघोष में क्या आएगा, उस्म का पहला दूसरा, उस्म सॉरी हर वर्ग का पहला दूसरा और उस्म के तीनों स आएंगे। और किसमें, आपके सघोष में आएंगे हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, साथ ही आपके आएंगे अंतस्थ व्यंजन और उस्म का ह आएगा, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीज, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वर्डों का उच्चारण स्थान, कि कौन से वर्ड कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान जरूर पूछता है, जो मतलब जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए तो ये चीज याद करना बहुत आसान रहता है, उसमें सूत्र दिए रहते हैं। और देखिए ऐसे इसको देखिए, अब बात कर लेते हैं, देखिए पहले आपको पता नहीं चाहिए कहाँ कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं। तो देखिए ओष्ठ जानते हैं ना, तो ओष्ठ से किए जाते हैं। दांत आपका दांत से उच्चारण किए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, फिर देखिए आपका क्या होता है, दांत के ऊपर ही जो ऊपर जो दांत के पास की जो रहती है त्वचा, उसे हम मूर्धा बोलते हैं। फिर मूर्धा के पीछे जो ऊपर जो रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तालु, तालु बोलते हैं। जब जीभ आपकी तालु को टच करेगी ऊपर उधर पीछे, तो उसे तालु बोलते हैं। फिर काकल्य मतलब अंदर से आता है। फिर क्या, जीवा, और जीवा तो आपकी जीभ से भी उच्चारण किए जाते हैं। तो ये होते हैं, इन्हीं पांचों को मिला के कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका, नाक होता ही आपका, नाक से भी उच्चारण किए जाते हैं। कंठ तालु कुछ संयोग से किए जाते हैं, कंठ और तालु से, दोनों से। कुछ कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से किए जाते हैं, और कुछ दंतोष्ठ यानी दांत और ओठ दोनों को मिलाकर किए जाते हैं। चलिए उनको देखते हैं। जैसे देखिए स्वर है अ आ, अब देखते हैं कंठ से कौन से आते हैं। इसका तो वैसे संस्कृत में होता है अकु विसर्जया नाम कंठा, लेकिन आप देखेंगे तो अ आ, क ख ग घ अंका, और क्या होता है ह और आता है, विसर्ग जो आता है ये भी आपका किस में आता है, कंठ से उच्चारण किए जाने वाले में आता है। फिर उसके बाद ई च छ ज झ इया, य और श, ये आपके तालु से आते हैं। देखिए अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें है इचु यसा नाम तालु, ठीक है। तो उसमें आपकी ई आती है, च छ ज झ इया आता है, य आता है, स आता है। स्वर और व्यंजन दोनों का है दोस्तों। देखिए फिर मूर्धा में आपके री और री दोनों आते हैं, ठीक है। संस्कृत में इसका क्या होता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो जिसमें री आता है, ट ठ ड ढ ड़ आता है, र आता है, और मूर्धन्य स, इसीलिए इसको मूर्धन्य स बोला जाता है। ये देखिए आपका तालव्य स, क्योंकि ये तालु से बोला जाता है इसीलिए ये क्या होता है, तालव्य स होता है। फिर दंत में आता है री,
त था ध ध न ल त श। देखिए इसका संस्कृत होता है ऋतु लशना दंता। इसमें देखिए स किससे आ रहा है, दंत से आ रहा है, इसीलिए इन तीनों को इसलिए तालव्य सा, इनके उच्चारण के स्थान पे इसलिए इनका नाम रखा गया तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। इन दोनों को देखिए उसी आधार पे रखा गया है, इसीलिए इसको कहा जाता है। फिर अब ओष्ठ, ओष्ठ में देखिए उ उ, वैसे भी उ आप ओट से ही बोलेंगे तो ये आपका ओष्ठ के अंतर्गत है। साथ ही प फ ब भ म, देखिए जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो आपके ओठ क्या हो रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो प फ ब भ म आता है, ठीक है, ये होता है। और फिर नासिका अंगा णनमा, ठीक है, अंगा णनमा, ये सब किससे आते हैं, नासिका, नासिक के वर्ड बोला जाता है, ठीक है, इसलिए इनको नासिक के वर्ड बोला जाता है। फिर कंठ तालु, कंठ तालु से आपके बोले जाते हैं ए। ये देखिए कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ये तो आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि ना ये जरूर ऐसे एग्जाम में दे कि कौन से कंठ तालु वर्ड हैं। तो कंठ तालु आपके ए। और फिर आपका कंठोष्ठ होता है ओ मतलब कंठ, और ओ मतलब कंठ के द्वारा ओष्ठ दोनों को मिला के ओ होता है। और दंतोष्ठ, दंतोष्ठ आपका वकारस्य दंतोष्ठ होता है ना, तो वह आपका क्या है, दंतोष्ठ है, ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। और ऐसे आप ट्रिक भी बना सकते हैं इसका, कंता मूद ओष्ठ, अगर आपको ऐसे छोटी सी ट्रिक भी हो सकती है, कंता मूद ओष्ठ। देखिए क से आपका कंठ हो जाएगा, कंठ में आपके पहला वर्ग का देखिए आता है, और स्वर आपका आई। फिर तालु में देखिए ता से तालु हो जाएगा, मुंह से मुर्धा हो जाएगा, द से दंत हो जाएगा, और ओष्ठ आपका। इतना तक आप तैयार कर सकते हैं कंतामुद ओष्ठ द्वारा, अगर आपको दिक्कत होती है। नहीं तो अगर आप इसको बोलेंगे तो वैसे भी आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की मेरी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारा वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये हर ज़रूरतमंद लोगों को मिल सके। जो लोग बैचेस नहीं खरीद पाते हैं, जो लोग को नहीं मिल पाता है, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे, उनके लिए बहुत अच्छी क्लास साबित हो सकती है, उनकी बहुत सहायता हो सकती है, क्योंकि ये यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार सब आपको पढ़ाया जा रहा है। सारे टीचर्स आपको सारे चीज सिलेबस के अनुसार ही दे रहे हैं, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी सहायता हो सके, वो भी पढ़ सके, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह आप लोग हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।